शेयर बाजार में लगातार पिछले 5 दिनों से करेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से मेजर ब्लडबाथ हुआ है। शेयर्स के दाम गिरे हैं। जो ओवर वैल्यूड शेयर्स थे वो अब काफी नीचे आ चुके हैं। लगभग 10% तक का फॉल हुआ है निफ्टी में। इन्वेस्टर्स पिछले 5 दिनों में 23 लाख करोड़ रुपए लूज कर चुके हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पर, और साथ ही साथ इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। इन्वेस्टर्स ने पिछले 5 दिनों में काफी लूज किया है। सितंबर में जिन इन्वेस्टर्स ने कमाई करी थी, आज वो इन्वेस्टर्स लूज कर रहे हैं। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना, साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, उसका मेटल के मार्केट में लोहा, एल्यूमिनियम, इन सारे मार्केट्स पर इंपैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ कई सारे लोकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये शेयर्स ओवर प्राइस थे। जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आजकल ट्रेडिंग पर, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही मार्केट में आप एक्चुअली गेन कर सकते हो। तो दलाल स्ट्रीट में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में ब्लड बाथ हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट इज फेसिंग हैवी सेलिंग। जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, तो इसके बाद जो एफआईआईज हैं वो अपने फंड्स को खींचने लग जाते हैं। इंडिया से अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बाहर गया है। पिछले ही कुछ दिनों में 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर गया है। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी। ऐसे में हम इन्वेस्टर्स को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कल क्या हुआ? कल मार्केट में लगभग 1% तक करेक्शन हुआ। मार्केट नीचे गया। लार्ज कैप, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लार्ज कैप में भी लगभग 1% की गिरावट आई। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिली। ये लगातार 5 दिनों से हो रहा है और मार्केट निफ्टी 50 खासकर लगभग 10% तक नीचे जा चुका है। इसके बारे में एनालिस्ट काफी पहले से बोल रहे थे कि मार्केट में एक बहुत बड़ा बबल बना हुआ है और ये बबल जब भी बर्स्ट होगा तो इसका इंपैक्ट इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा, इंडियन इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा। देखने वाली बात है कि ये बर्स्टिंग का इफेक्ट कब तक रहता है और आगे आने वाले कितने समय तक ये मार्केट लगातार नीचे गिरता रहता है और खुद को करेक्ट करता रहता है। जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो उस वक्त कमाने के एक बार फिर से रास्ते खुलेंगे। तो हाई वैल्यूएशन कंसर्न्स, सारे जेफरीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने बोला था कि इंडियन मार्केट क्या है, बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है, जबकि कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स जो हैं वो बहुत कम है। तो वैल्यूएशन बहुत हाई है बट अर्निंग्स बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बबल कभी भी फूट सकता है। साथ ही साथ पुअर अर्निंग्स रिजल्ट फॉर Q3 के रिजल्ट्स आ गए, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए 2023 में, और हमें पता चला कि भाई बहुत कम अर्निंग्स हुई हैं कॉर्पोरेट्स की। तो जिससे पता चलता है कि मार्केट सेंटीमेंट्स, मार्केट में डिमांड नहीं, बट जो स्टॉक्स है वो ओवर वैल्यूड है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई स्टॉक्स जो ओवर वैल्यूड है वो नीचे आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है बट सामान नहीं खरीद रहे हैं वो, राइट। तो इसलिए स्टॉक्स नीचे आएंगे, स्टॉक्स खुद को करेक्ट करेंगे। स्विगी के आईपीओ से भी हमें यह पता चला, जब स्विगी के आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो केवल 15% एक्स्ट्रा पर उसकी लिस्टिंग हुई है, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडियन मार्केट पर, ना ही इन आईपीओ पर, जबकि स्विगी का आईपीओ काफी ल्यूक्रेटिव आईपीओ था, राइट। एफआईआईज लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले नवंबर में, इसी नवंबर में उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपए की जो इक्विटीज हैं उनको बेचा है। ओवरऑल पूरे ईयर की बात करें, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास इक्विटीज को बेचा जा चुका है और कैपिटल का आउटफ्लो हो गया है। चाइना ने कई सारे फिस्कल स्टिमुलस दिए, मगर उन फिस्कल स्टिमुलस का भी बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। जो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, उसकी वजह से चाइना का और सारे ही जो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो मेटल के सप्लायर्स हैं, वो मेटल से रिलेटेड स्लगिश ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि रशिया बैक चैनल्स के थ्रू, जैसे देखिए मार्केट में डायरेक्टली अगर मेटल बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए आपको ऑफिशियल रूट से जाना पड़ेगा। बट रशिया, जब से यूक्रेन वॉर चल रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रशिया उस डिमांड को बैक चैनल से प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मेटल के मार्केट में स्लगिश ग्रोथ है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को वो फॉलो करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म जब भी आता है तो उसकी वजह से आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि ट्रेड वॉर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, तरह तरह के टैरिफ जो होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, इससे भी जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट होता है वो ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट हो जाता है और वो लोकल मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे हमें देखने को मिलेगा कि बाकी सारी कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल करके अमेरिका में ही
चला जाएगा, लॉज हो जाएगा, राइट। इसके अलावा सेबी ने भी कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस किए हैं, जैसे कि इन्होंने ऑप्शंस का जो फेज आउट ऑफ बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस जो थे, वीकली ऑप्शंस को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को समझने में टाइम लगेगा, उनको इन नई पॉलिसीज के साथ अडेप्ट करने में भी टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर ब्रॉडर मार्केट की हम बात करें तो द निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस हैव फॉलन ओवर 10% फ्रॉम रीसेंट हाई। सितंबर में हमें एक मेजर हाई देखने को मिला और वहां से लगभग 10% तक ये मार्केट अब गिर चुका है। तो पूरे मार्केट पर ही इसका इंपैक्ट है। मार्केट में एक बहुत पेसिमिस्टिक सेंटीमेंट चल रहा है कि भाई अब मार्केट और नीचे जाएगा, ठीक है, कि मार्केट में लगातार हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट नीचे जाता रहेगा, जबकि ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं है, बट इंडियन मार्केट ही इस तरीके से एक तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। उसके अलावा रेट कट्स जो हैं, जो टाइम पर करने चाहिए थे, क्योंकि ग्लोबली रेट कट्स हुए हैं, बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, डिमांड को प्रमोट किया जा रहा है, बट इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन को देखते हुए रेट कट्स नहीं किए हैं। अगर आप रेट कट नहीं करोगे तो इसका मतलब है आप बिजनेस को प्रमोट नहीं होने देना चाहते हो। अगर आप बिजनेस को नहीं प्रमोट होने देना चाहते हो तो कोई इन्वेस्टर आपके यहां क्यों इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो इस वजह से इन्फ्लेशन की कंसर्न्स की वजह से रेट कट हमने डिले किया और उसकी वजह से भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। प्लस डोमेस्टिक बाइंग जो है वो लिमिट हो गई है, अब लोग इतना ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं, इतना डिमांड नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है मार्केट के ऊपर से खत्म हो जाएगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इंपैक्ट होगा। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है स्टॉक मार्केट से खत्म हो जाएगा और हमें स्टॉक मार्केट में फर्दर लोअर सर्किट्स देखने को मिल सकते हैं कि 5% का सर्किट लग रहा है, राइट। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स हैं हमारे देश के, वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा को छुपाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका डेटा, उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो सही नहीं है। डिक्लाइनिंग स्टॉक प्राइसेस एंड रिड्यूस्ड earnings projections for businesses, companies में cut back on investments, expansion and hiring affecting economic growth, right? उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी जो FII आउटफ्लोज हो रहे हैं, FII आउटफ्लोज की वजह से मार्केट पर मेजर फर्क पड़ता है। लोअर इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा कि हमारे मार्केट से पैसा बाहर जाएगा और अगर लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा तो मार्केट जो बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है वो नीचे आएगा ही आएगा। उसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कैश फ्लो कम हो जाएगा और क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। इकोनॉमिक रिकवरी की अगर हम बात करें तो मार्केट जो कि करेक्शन झेल रहा है, इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, उसकी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो धीमी हो जाएगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, सर्विसेज सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हम करें प्रोजेक्ट्स की, तो वो सारे के सारे धीमे हो जाएंगे। इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर भी काफी प्रेशर पड़ता है, बिकॉज टैक्स रेवेन्यूज कम होंगे। जब कॉर्पोरेट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इससे गवर्नमेंट को मेजर, शेयर मार्केट से गवर्नमेंट को मेजर रेवेन्यू आता है, तो टैक्स रेवेन्यूज कम होंगे फ्रॉम सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शंस, कैपिटल गेन्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। वे हेड क्या है, हम ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ऐसे पॉलिसी एक्शंस ले सकते हैं जिससे कि हम मार्केट में मैनिपुलेशन को रोक सकें और ट्रांसपेरेंसी को और ला सकें, राइट। उसके अलावा इन्वेस्टर एजुकेशन जो है कि भाई लंबे समय के लिए, आप जब रिटेल इन्वेस्टर जो है वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। हमारे यहां जो इन्वेस्टर्स हैं, नए नए इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, वो यूट्यूब इन्वेस्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं, राइट। और यूट्यूब इन्वेस्टर्स उनको क्या सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग, डबा ट्रेडिंग और ट्रेडिंग, राइट। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से हमारे बिजनेसेस भी वीक हो रहे हैं, राइट। तो इन्वेस्टर्स को समझाने की जरूरत है कि भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, उससे मार्केट को और आपको दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, राइट। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर फोकस करने की जरूरत है, ग्रोथ को बूस्ट करने की जरूरत है। अगर हम ग्रोथ बढ़ेगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा ही, क्योंकि हमारा ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लगिश हो रहा है, ग्रोथ नीचे की तरफ जा रहा है। इस वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। कॉर्पोरेट्स ने ओवर हायरिंग करके लोगों को हायर किया, प्लस अपना एक्सपेंशन बहुत तेजी से करते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। इंडिया को अपनी एफडीआई पॉलिसीज को और ज्यादा रिलैक्स करने की जरूरत है। दिस इज द टाइम फॉर ग्लोबलाइजेशन। अभी हमें करेंसी जो कन्वर्टिबिलिटी है उसको भी बढ़ाना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, साथ ही साथ एफडीआई, कई सारे सेक्टर्स को एफडीआई के लिए कंप्लीटली
ओपन कर देना चाहिए, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बढ़ता है तो उससे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा ही होगा, राइट। ग्लोबल पार्टनरशिप्स को बढ़ाना चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप्स को बढ़ाने से भी फॉरेन इन्फ्लोज होते हैं। जैसे कि देखिए टेस्ला जैसी कंपनी जो कि ईवी सेक्टर की ग्लोबली लीडिंग कंपनी है, उसको हमने अपने यहां पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि जितनी हमारी ईवी इंडस्ट्री है उनसे ज्यादा सुपीरियर क्लास की है वो, राइट, टेस्ला। तो इस वजह से हमने उनको मना कर दिया। बट इससे क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आ सकता था, एफडीआई आ सकता था, उसको हमने रोक दिया। इससे बाकी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो भी ये सोचते हैं कि ये अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स कभी देश में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। इन्फ्लेशन हमारे यहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में भी चला जाता है कई बार। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो हम कभी भी इंटरेस्ट रेट्स को घटा नहीं पाएंगे, राइट। और अगर इंटरेस्ट रेट को हम नहीं घटाएंगे तो व्हाट विल हैपन, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर से कम होगा, लोकल इन्वेस्टर्स का, राइट। इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं किया, इस वजह से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा था। इंटरेस्ट रेट्स को फिर से एडजस्ट करने की, कम करने की जरूरत है, जिससे हम बिजनेस को बढ़ा सकें, लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करें, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने यहां पर आपके लिए पुट किया है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी ड्यू टू combination of high valuation, inflation concerns and external factors such as FIIs, right? FII outflows and global economic uncertainties, right? Geopolitical changes बहुत मेजर हुए हैं इधर बीच. In this context, critically examine the impact of this market correction on India's economy and suggest a roadmap for mitigating these challenges. आपको इन challenges से जूझने के लिए इंडियन इकोनॉमी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं, इसके बारे में बताना है. So this is the time for एजुकेटिंग आवरसेल्व्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि भाई हमें शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करने चाहिए, राइट। आपकी जो कैपिटल है, हार्ड अर्न कैपिटल है, वो आपके फादर की हो सकती है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे हम बिजनेसेस को फायदा पहुंचाते हैं. बिजनेसेस को पता होता है कि हमारे पास लंबे समय के लिए कैपिटल आ चुकी है, और वो बिजनेसेस उस कैपिटल को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं, आपके साथ डिविडेंड शेयर करते हैं, और लंबे समय में आपको काफी ज्यादा गेन होता है, राइट. तो इट इज अ हाई टाइम जब हम अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को बदलें, उनको रिव्यू करें. आई होप दिस वॉज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.